आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस इन्वेस्टर क्लब में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी और रजत बोस जी। इन दोनों ही महानुभावों ने आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दिए, आपके वेल्थ क्रिएशन में इन्होंने आपकी मदद करी और इसीलिए देखिए आज ढेर सारे इन्वेस्टर CNBC आवाज के इस स्टूडियो में मौजूद हैं, आवाज इन्वेस्टर क्लब में रजिस्टर होने के बाद, और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं हमारे इन दोनों विद्वानों से। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा रजत आपसे है, ये बताइए इतना मुश्किल हफ्ता था ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का, जिस तरह से एक्शन देखने को मिला, पैसा बना नहीं है लोगों का जो तेजी में थे। आपको क्या लगता है अगला हफ्ता थोड़ा बेटर हो सकता है? चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं, या आपको लगता है वापस से 7700 तक जा सकते हैं? क्योंकि देखिए खबरें तो हैं कि जेनेट येलेन कम से कम ब्याज दरें बढ़ाएंगी 15-16 तारीख को। देखिए मुझको जो समझ में आ रहा है कि मैं इतना उम्मीद करता हूं कि 76-87 ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और कुछ पुराने जो नीची स्तर था वो 7639 का था। तो अभी मुझको लगता है कि वो जब तक नहीं तोड़ता है तब तक उम्मीद कीजिए कि एक बॉटम जल्दी से बनने वाला है। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं, दिसंबर का शुरू में उम्मीद करता था, आपके चैनल में पहले भी बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आई एम बेरिश, बट सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर से क्लियरिंग के अंत तक, मतलब 31 दिसंबर तक मैं एक रिबाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि जनवरी का फर्स्ट वीक में भी चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी अच्छी स्टॉक चुनने की मौका है, अच्छी स्टॉक चुनना चाहिए, चुन के खरीदना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन मौका है, करेक्शन में खरीदारी करनी चाहिए। सुदीप जी आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय बाजार पर? देखिए जेनेट येलेन का इवेंट सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर सबकी नजर है, लेकिन ये तो सबको पता है ना कि इस बार ब्याज दरें बढ़नी है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़नी है। इस भाव में डिस्काउंटेड है, आपको लगता है एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा जब ये इवेंट होगा? जी देखिए, सबको मालूम है, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत दिनों से सारा ग्लोबल मार्केट्स इसका बात कर रहा है, पर जब एक्चुअल इवेंट होगा उसके बाद एक झटका, एक इसका रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए सारा दुनिया के मार्केट्स एक आई वुड से एक वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में भी अगर आप देखिए अगले हफ्ते के लिए ज्यादा खास कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो मार्केट ऐसे ही एक ड्रिफ्ट करता रहेगा। थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस, थोड़ा बहुत कंसर्न रहेगा मार्केट का, पर स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे रजत जिक्र कर रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर होगा। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वेट एंड वॉच की अप्रोच रखिए, इवेंट को होने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर कट व्यू मिलेगा बाजार पर। लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास सीधे जाना चाहूंगा। विनोद जी बताइए आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए, और ये भी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं आई एम अ रियल एस्टेट ब्रोकर, वेरी नाइस, ऑपरेटिंग इन वडाला, माटुंगा सैंड टिल परेल, इन द न्यू बिल्डिंग्स ऑफ परेल। जी जी, और क्या सवाल है आपका? आई ऑलरेडी सेंड एन ईमेल इन दिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी, विच सेक्टर विल गिव बुल रन इन द नेक्स्ट 2 years 3 years। और श्रीनिवास जी भी हैं हमारे साथ, उनका सवाल भी कुछ इसी तरह का ही है, मैं समझ रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल यह है कि चाहे निफ्टी 9000 जाए या 30,000 जाए सेंसेक्स, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे शेयर हम सिलेक्ट करें और क्या पैरामीटर से सिलेक्ट करें सो दैट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमारा बन सके। और सेकंड पार्ट इज कि किस तरह हम अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते। ओके, तो सबसे पहले स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स कौन से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, बताइए सर। देखिए, दोनों का सवाल का एक साथ में जवाब देने का कोशिश करूंगा। मेक इन इंडिया और जो सेक्टर्स इमर्जिंग है, इसमें एक चीज बहुत कॉमन लग रहा है हमको, ये है डिफेंस सेक्टर। नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार ने एक डिफेंस सेक्टर पे बहुत बड़ा एम्फेसिस लाया है, और डिफेंस दे वांट टू गेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये अगर हम ध्यान में रखें और इस पे सरकार का फोकस और अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर्स इंडिया में सिग्निफिकेंटली लोअर है। तो इंडिया में जो बेनिफिट हमने आईटी में देखा, फार्मा में देखा, वही बेनिफिट डिफेंस में भी देखने को मिल सकता है अगर सही ढंग से ये सेक्टर का डेवलपमेंट हो। और ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, कौन सा कंपनी को मिलेगा, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, पर एक कंपनी, दिग्गज कंपनी है जिसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो है लार्सन टुब्रो। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और एक बात इसमें ध्यान रखिए, आप जैसे कह रहे थे, इसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है, प्राइस करेक्शन ऊपर लेवल से पिछले 2-3 महीनों में सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है। मैं चार्ट की बात तो नहीं जानता हूं, बट फंडामेंटली इस लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इसमें और एक चीज ध्यान में रखिए कि कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस है और कंपनी इज कमिटेड टू वैल्यू अनलॉक इन दिस बिजनेसेस।
कि कुछ बिजनेसेस वो बेचने की बात कर रहे हैं, कुछ बिजनेसेस वो लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो सारा ये सब अगर नजर में रखे और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार का फोकस है वहां पे भी अगर ध्यान रखे, उसमें भी लार्सन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आई थिंक लार्सन कैन बी ए वेरी गुड स्टॉक for all of you to pick up for long term if you believe in Make in India, if you believe in the initiatives of the government. चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए लार्सन अच्छा है, लेकिन किस भाव पर खरीदें लंबी अवधि के नजरिए से? आप तो चार्ट्स के एक्सपर्ट हैं, बताइए सर कहां पर खरीदारी करनी चाहिए, क्या संकेत दे रहा है ये चार्ट? देखिए, जब सुदीप जी ने बोला है कि लार्सन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा तो उसको करंट भाव में खरीदारी भी करिए, क्योंकि इस भाव में पहुंचेगा तब लूंगा, कभी कभी वो लिया ही नहीं जाता है। बट जो चीज आपको बताना जरूरी है, अगर आपकी ऐसा कोई नजरिया है कि हम ले तो रहा है लेकिन किस जगह पे जाने के बाद में थोड़ा सा लॉस कम करने की चेष्टा करें, तो वो लेवल मेरे ख्याल से 1250 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि वो लेवल टूट जाए तो लार्सन काफी नीचे और जा सकता है। तो लॉस लिमिट करने की जगह रखिए, क्योंकि फिर खरीदने की मौका आएगा। और ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जब लार्सन में वापस मूव आएगा 1450 से लेके 1550 ये एक सप्लाई जोन है, ये पार करने के बाद में लार्सन विल एम्बार्क ऑन टू अ फ्रेश बुल मूव। तो अभी फिलहाल मेरा सलाह उनके संग यही रहेगा कि लार्सन कुछ खरीदिए, because if you are bullish on India, you have to be bullish on Larsen. That's what I believe. चलिए, तो विनोद जी और श्रीनिवास जी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे आएं और कैसे अपने सवाल हमारे इन दोनों ही दिग्गज एक्सपर्ट से पूछे, तो रास्ता आसान है, फोन उठाइए, लिखिए ऐसी स्पेस लेकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस इन्वेस्टर क्लब में आज हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी और रजत बोस जी मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और काफी सारे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मोहिल जी हैं हमारे साथ। मोहिल जी, क्या करते हैं आप, ये बताइए। सर, मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए काम करता हूँ। एनबीएफसी के लिए काम करते हैं, और क्या सवाल है आपका? एनबीएफसी से रिलेटेड है या किसी और दूसरे सेक्टर? मेरा सेक्टर दूसरे सेक्टर से रिलेटेड है मेरा सवाल, और मैं मिड कैप आईटी कंपनीज माइंट्री और परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या ये कंपनीज अगले 5 साल में वैसा ही रिटर्न दे पाएंगी जैसा पिछले 5 साल में इन्होंने दिया है? अगला 5 साल इन दोनों कंपनियों के लिए कैसा रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम आपका तो फेवरेट शेयर रहा है, आपने कई बार सीएनबीसी आवाज पर उसको रिकमेंड भी किया है। ये बताइए नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कैसा लगता है ये शेयर? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा परसिस्टेंट जैसे मेरा फेवरेट शेयर रहा है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है अगला 1 साल में। इन्होंने यूएस में कुछ रिसेंटली एक्विजिशंस किए हैं, उसके जरिए इनके कॉम्पिटेंस जो टेलीकॉम रिलेटेड सेक्टर वहां पे बहुत इंक्रीज हो रहा है, और हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न निवेशक को मिल सकता है अगर करंट लेवल पे भी इस पे निवेश किया जाए। पर एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया में 5 साल बहुत लंबा होता है। अब 5 साल में क्या होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको 1-2 साल के लिए सलाह दे सकता हूँ। 1-2 साल इसका परफॉर्मेंस ट्रैक है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, अगर इन दोनों में से एक ही स्टॉक चुनना हो तो बताइए कौन सा होगा? वैसे दोनों के बताइए, लेकिन कुछ और इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाहते हैं, 2 में एक नंबर 1 कौन सा स्टॉक होगा, तो क्या आपकी जवाब? देखिए, यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहिए, वो ये है हेमंत कि परसिस्टेंट और माइंट्री दोनों ही अच्छा है, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो परसिस्टेंटली 200 डे मूविंग एवरेज की नीचे चल रहा है, और ये जो माइंट्री है ये अपना 200 डे को टेस्ट तो करता है लेकिन 90 डे का ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए अगर तकनीकी रूप से, सिर्फ तकनीकी रूप से आप देखें तो ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि जैसा पिछले दिनों में दिया है उतना रिटर्न ये देगा या नहीं, देखिए अभी बेस तो बहुत ज्यादा हो गया ना, लेकिन लोगों को पेज इंडस्ट्रीज और आइशर मोटर देख के लगता है कि 3000 में खरीदा तो 15000 हो गया, तो ये क्यों नहीं होगा? हो तो सकता है, लेकिन फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, और वो 5 साल का नजरिया ऐसे ही देख लेना ना। चश्मा लगा हुआ है, मायोपी का, उतना नहीं दिखता है टेक्निकल
चलिए, तो 5 साल का नजरिया हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उससे अच्छा है कि 1-2 साल का नजरिए के लिहाज से ये शेयर अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सुदीप जी का मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, परसिस्टेंट पिक है। और चार्ट्स पर अगर आपको जानना है तो माइंट्री रजत को ज्यादा अच्छा लगता है, इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ सुलेमान जी हैं। नमस्कार सर, बताइए आप कहां से आए हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैं ट्रेनर हूं, आई गिव ट्रेनिंग टू द बैंकर्स, और मैं ये जानना चाहता हूं कि एशियन पेंट्स का शेयर है जो मैंने 780 में लिया, 780 में, तो वो और मुझे कितने टाइम तक रखना चाहिए? क्या वो 4 फिगर में जा सकता है? और ये आपने खरीदा कब? कुछ महीने पहले, सम मंथ्स अगो। 4 डिजिट में जा सकता है या नहीं जा सकता है? चार्ट देखकर बताइए। देखिए, वैसे कच्चा तेल तो काफी गिर रहा है, देखा जाए तो इन कंपनियों को फायदा होना चाहिए कच्चे तेल की गिरावट का। फंडामेंटल्स तो यही कहते हैं, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं सर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सलमान जी, वो ये है कि ये जा तो सकता है, मेरा प्रोजेक्शन भी ये आ रहा है कि कभी ना कभी ये 1030 रुपया दिखाएगा, लेकिन एक चीज मान के चलिए, आपको ये एंकर होना चाहिए कि क्या होने से मैं इसमें नहीं रहूंगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो है कच्चे तेल। कच्चे तेल अभी नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है। कच्चे तेल अप ट्रेंड में आ जाएगा तो सोचिए मत कि 1000 पहुंचा कि 900 पहुंचा, वो उस टाइम पे आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सब उसी के संग जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल का भाव बढ़ेगा तो इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाएगा, ये उतना मुनाफा नहीं करेगा, तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख के ये लग रहा है कि इफ यू हैव पेशेंस 1030 का एक प्रोजेक्शन बनाया जा सकता है, लेकिन वो कब आएगा वो जानकारी मेरे पास में नहीं। चलिए, तो आपका ये शेयर 4 डिजिट में आएगा, इंतजार करना पड़ेगा और नजर रखिएगा कच्चे तेल पर। हमारे साथ पीके शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं, आप कहां से आए हैं? मैं बोरीवली से। हाँ जी। और अभी रिटायर्ड हूँ, तो मेरा ओन बिजनेस कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो मैं जानना चाहता हूँ कि नया जो आईपीओ आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, उनमें कौन सा बेटर है और दोनों की क्या फ्यूचर? डॉक्टर पैथ लैब्स बेटर है, जहां 15 रुपए का रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट मिल रहा है, 540 से 550 का प्राइस बैंड है। या फिर एल्केम लैब्स बेटर है, 1020 से 1050 का प्राइस बैंड तय किया है। आपको कहां पैसा लगाना है, पैसा तो किसमें लगाएंगे? देखिए, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे आईपीओज हैं इस वीक में। पर अगर जैसे हेमंत ने पूछा, अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हम एल्केम में लगाएंगे, क्योंकि हमको फार्मास्यूटिकल और रिलेटेड सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये कंपनी अगर आप कंपेरेबल करना चाहें तो इप्का लैब, कैडिला, ऐसे कंपेरेबल कंपनीज हैं। और उस कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी इतना कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो हाँ, ये बात लॉट ऑफ एनालिस्ट सेइंग कि फुल्ली प्राइस्ड है, पर हम लोगों को लग रहा है कि प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव है। इसीलिए जो अनऑफिशियल मार्केट में जो काम हो रहा है वहां पे भी अच्छा खासा प्रीमियम चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इस शेयर में निवेश आप कर सकते हैं। अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, पर निवेश करना सही होगा। चलिए, तो एल्केम लैब्स में आप पैसा लगा सकते हैं। सुदीप की राय ये है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ऐसे ही और सवालों के जवाब देंगे। अगले हफ्ते कौन कौन से इवेंट्स हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। और ब्रेक में आपको एक काम करना है, मोबाइल फोन उठाना है, AIC लिखकर स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। अगर आप भी आना चाहते हैं इस स्टूडियो में मुंबई के और पूछना चाहते हैं अपने सवाल, तो चलिए एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस इन्वेस्टर क्लब में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ते जो इवेंट्स है उसमें कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबकी नजर होनी चाहिए। और राजेश जी ऐसा ही एक बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। राजेश जी, GST पर नजर है आपकी? हाँ जी, GST बिल पास हो जाएगा तो कौन सी कंपनी का बेनिफिट होएगा? चलिए, GST बिल पास हो जाएगा तो शुक्रवार के सेशन में हमने देखा लॉजिस्टिक्स शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि अगले हफ्ते राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और 3 हफ्ते बाद ये पास हो सकता है। आपका अपना क्या मानना है, A?
और बी आपको कौन से शेयर प्ले करने हो तो प्ले करेंगे इस इवेंट के लिहाज से? जी हेमंत, दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो अब जो माहौल बन रहा है, लग रहा है कि जीएसटी पास हो जाएगा, जीएसटी बिल पास हो जाएगा। अगर इस सेशन में ना भी हो तो अगला सेशन में हो जाएगा। आई थिंक ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में होने का जो संभावना है, ये जीएसटी के जरिए हो सकता है। बहुत सारे इनएफिशिएंसीज जो है इकोनॉमी में वो दूर हो जाएंगे जीएसटी पास होने के बाद। सेक्टर जैसे आप जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स है, वहां पे बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। जो लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं जैसे एजीएस लॉजिस्टिक्स, वहां पे हम लोग बुलिश हैं। प्राइस थोड़ा रन अप हुआ है, पर अभी भी वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एफएमसीजी क्षेत्र में भी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस पे भी ध्यान देने के लिए कहूंगा, क्योंकि जो भी कंपनी के सारे इंडिया में अक्रॉस इंडिया गुड्स मूवमेंट होता है, उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। उनका जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये बहुत इंप्रूव हो जाएगा, तो वहां पे भी बहुत बड़ा फायदा आएगा। तो कोई भी बड़ा एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, यहां पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे वोल्टास है, जैसे जो सिगरेट कंपनीज है, एक स्टेज के बाद उनको भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलते हैं अब विशाल जी के पास। विशाल जी, बताइए आप क्या करते हैं और क्या जानना चाहते हैं? मैं स्टॉक ट्रेडर हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? एनबीएफसी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपका होराइजन भी बताइए कितने समय के लिए? 1.5-2 साल के लिए, 3 साल तक के लिए? 2 साल के लिए बताइए सर। एनबीएफसी बिल्कुल सही, बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ा समस्या पब्लिक सेक्टर बैंक में एसेट क्वालिटी लेके है और एनपीए लेके है, और ऐसा हालत आ गया है कि कुछ मेजर कुछ कदम सरकार ने नहीं उठाया, तो ये प्रॉब्लम से बैंक्स बाहर नहीं आ पा रहे, और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने के बावजूद वहां पे निवेश करना सही नहीं है। और एनबीएफसी बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, दे आर वेल मैनेज्ड, एसेट क्वालिटी में इतनी बड़ी समस्या नहीं है, और इकोनॉमी में सुधार जैसे जैसे आएगा, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगा, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट एनबीएफसी को मिलेगा। ब्याज दरें भी घट रहे हैं, उसका भी बेनिफिट, ओवरऑल इकोनॉमी में जो ब्याज दरें घट रहे हैं उसका बेनिफिट भी एनबीएफसी को मिलेगा। तो अच्छा एनबीएफसी चुन के आप निवेश जरूर कर सकते हैं। कैपिटल फर्स्ट में ध्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा एनबीएफसी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। चलिए, तो कैपिटल फर्स्ट जैसे स्टॉक्स पे आप निवेश कर सकते हैं। एक एनबीएफसी अगर आपको चुनी हो चार्ट पर, तो कौन सी पसंद है आपको सर? मैंने मुथूट फाइनेंस को चुनूंगा। उसमें अभी ब्रेकआउट हुआ है 3-4 दिन पहले, और अपना 200 डे सभी मूविंग एवरेज को पार करके नीचे से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चल रहा है। अभी फिलहाल का 195-75 पे जो चल रहा था, उसी के ऊपर में, उसी के आसपास में आप खरीदेंगे। ऊपर का प्रोजेक्शन आपका 230 से लेके 240 रुपये तक होगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप 180 के नीचे रखिए। चलिए, तो विशाल जी, 2 बेहतरीन शेयर बताए हैं। चार्ट पर ब्रेकआउट देखकर मुथूट फाइनेंस काफी पसंद है रजत को, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट सुदीप को पसंद है कैपिटल फर्स्ट। इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जितेंद्र जी के पास अब चलते हैं, और जितेंद्र जी से जानते हैं आपका सवाल क्या है। बताइए जितेंद्र जी। आई एम वर्किंग विद ऑयल ट्रेडिंग फर्म, एंड मेरा सवाल है म्यूचुअल फंड या एसआईपी में बेटर कहां पे रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? म्यूचुअल फंड या एसआईपी? एसआईपी क्या मतलब है आपका? एसआईपी इसके लिए कि अभी म्यूचुअल फंड में वन टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, मतलब एक म्यूचुअल फंड में निवेश करें या धीरे धीरे एसआईपी करें? आपका सवाल है म्यूचुअल फंड में एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट करें या धीरे धीरे करें? देखिए, धीरे धीरे करना हमेशा अच्छा रहता है, और हम लोग यही सलाह देते हैं एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स, क्योंकि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप निवेश कर रहे हैं, आपका इनकम भी रेगुलर होता है, तो निवेश भी रेगुलर तरह से हो रहा है, वो भी एक बात है। तो एसआईपी के जरिए निवेश करने की जरूर सलाह दूंगा। और अगर आपके पास एक झटके में कोई पैसा आया, बोनस या ऐसा कोई आया, उस टाइम आप कंसीडर कर सकते हैं एक साथ इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज एसआईपी के जरिए करना अच्छा होगा। मार्केट का माहौल भी जो बन रहा है उसमें एसआईपी बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा दिशा नहीं है कि कल को मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है और 500 पॉइंट नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट विल बी ए बेटर वे। छोटा सा कमेंट। ओके, चलिए रजत, आपका भी कोई व्यू है इस पे? देखिए, मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम पे एक ही सलाह दूंगा। लोग कभी सेक्टर फंड चुनते हैं, कभी स्पेशल सिचुएशन फंड चुनते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस में मैंने बहुत लोगों को गाइड किया था पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम में, आपको सिर्फ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुनना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज वही है अगर आपको लॉन्ग टर्म नजरिया है तो। कोई सेक्टर फंड, स्पेशल सिचुएशन, ये सब में मत जाइए, पैसा सबसे बढ़िया वहां पे बनता है।
चलिए, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आप निवेश करेंगे तो आपको बेहतरीन मुनाफा होगा। इसी के साथ अब कार्यक्रम को अंत करने का समय आ गया है। सुदीप और रजत जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद आज आवाज इन्वेस्टर क्लब में आने के लिए और अपने सवाल हमसे पूछने के लिए। लेंगे इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।